नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के बारे में। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के बारे में राजनेता समय समय पर घोषणाएं करते रहते हैं, परंतु उन घोषणाओं के जब परिपालन की बात आती है तो उसमें हीला हवाली हो जाती है। बात करें अतिथि शिक्षकों की, तो अतिथि शिक्षकों को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ये कहा था कि वे उनकी मांगों के समर्थन में सड़क पर उतर जाएंगे, और वो उतर भी गए। और वो ऐसे उतरे कि कमलनाथ की सरकार भी सत्ता से उतर गई। अब बीजेपी की सरकार है, लगभग 1 साल होने जा रहा है, परंतु अतिथि शिक्षकों की मांग वहीं की वहीं है। ऐसे ही कर्मचारियों की अगर हम अन्य बात करें, चाहे वो प्रमोशन की हो, डीए की हो, दोनों ही जगह कहीं ना कहीं कर्मचारी निराश नज़र आ रहे हैं। उनका कहना यह है कि जो घोषणाएं उनके बारे में की जा चुकी हैं उन पर शीघ्रता से अमल होना चाहिए। पर सरकार का तर्क ये है कि कोरोना काल के चलते आर्थिक संकट कुछ ज़्यादा है, इसलिए ये सब संभव नहीं हो पाएगा। इसी विषय पर चर्चा करते हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। बात मैं अगर करूं कर्मचारी नेता की, तो बलवंत सिंह रघुवंशी जी हैं, प्रदेश के कर्मचारी नेता हैं और निगम मंडल जो कर्मचारी महासंघ है उसमें महामंत्री का भी दायित्व निभाते हैं, तो वे हमें कर्मचारियों के बारे में बताएंगे। वरिष्ठ पत्रकार के रूप में रहेंगे अविनाश जी, और अविनाश जी हमें समीक्षा करके ये बताएंगे कि नेता घोषणा क्यों कर देते हैं जो उनके बजट में या जिसको कहें सरकार के बजट में नहीं होती हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ बलवंत जी आपसे कि इस समय अतिथि शिक्षकों की बात फिर से ताज़ा हो गई है, और कुछ जो अतिथि शिक्षक हैं वो कल ग्वालियर में भी मिले थे। उससे पहले उनका एक प्रतिनिधिमंडल अभी दिल्ली भी गया, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से ये कहा उन्होंने कि आपने घोषणा की थी कि सत्ता में जो लोग आपके बैठेंगे वो या उनसे आप हमारी मांगें पूरी कराएंगे, यानी उनको नौकरी मिलेगी। क्या वो पूरी हुई? निश्चित रूप से अतिथि शिक्षकों के मामले में कहीं ना कहीं सरकार की ये देरी हो रही है। माननीय सिंधिया जी ने उस समय ज़रूर कहा था कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो मैं सड़क पर आ जाऊँगा। उन्होंने सरकार बदल दी, लेकिन आज स्थिति जस की तस है। निश्चित रूप से अतिथि शिक्षकों का जो मसला है, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक संवेदनशीलता के साथ तुरंत हल करना चाहिए। साथ ही अन्य जो कर्मचारी संघ हैं, हमारा डीए सेंट्रल गवर्नमेंट से पीछे चल रहा है। सरकारी कर्मचारी हों या निगम मंडल के, निगम मंडल में और ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है। पेंशनर्स पीछे बहुत चल रहे हैं। आखिर उन लोगों का कसूर क्या है? ठीक है, अभी कोरोना का बहाना था, सरकार ने कोरोना के कारण हमारा डीए रोक दिया, या और अन्य जो हमारे अलाउंसेस हैं वो रोक दिए थे। कर्मचारियों ने शहर से उसको स्वीकार भी कर लिया, लेकिन अब कोरोना की स्थिति शायद उससे हम पा भी गए हैं, और सरकार ने ये कहा भी है सरकार अब लाभ की स्थिति में है। जब सरकार लाभ की स्थिति में है तो कर्मचारियों के जो जायज़ हक हैं, क्योंकि कर्मचारी सरकार का अभिन्न अंग होता है, सरकार के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनको हम अमली जामा पहनाते हैं। यदि कर्मचारी दुखी हो जाएगा तो कहीं ना कहीं सरकार को इसमें नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। यहाँ मैं अविनाश जी आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वाकई कर्मचारियों की जो मांगें हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, या आर्थिक जो संकट है इस समय उसको देखते हुए फ़िलहाल जैसा है वैसी ही स्थिति में आगे बढ़ना चाहिए सरकार को? इसमें जैसे आपने बताया अतिथि शिक्षक के बारे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि यदि मांग नहीं मानी गई तो सड़क पर उतर जाएंगे। वो उतर भी गए और सरकार भी चली गई। मगर क्या हुआ कि जितने भी राजनेता हैं वो आर्थिक रूप से पहले करना चाहिए, बाद में घोषणा करना चाहिए कि अपने यहाँ बजट कितना है, क्या है, इतने लोगों को एकोमोडेट करेंगे तो कितने करोड़ों का नुकसान होगा या इतने करोड़ की अति आवश्यकता पड़ेगी। इस तरीके से वर्किंग करके ही घोषणा करना चाहिए। अब आदमी अपनी वाहवाही के लिए कोई भी डायलॉग तो बोल देता है, मगर बिना पैसे से कुछ नहीं होता है। और अभी हमको जो लगता है अतिथि शिक्षक को लटकाए रखेंगे, और अभी कोई इसलिए नहीं कुछ होने वाला है क्योंकि अब 2 साल होने को है, और यदि कुछ हुआ भी थोड़ा बहुत तो 2 साल के बाद की स्थिति जब चुनाव आएगा उसके आसपास कुछ किया जा सकता है। कंफर्म इसलिए नहीं है क्योंकि अभी सरकार घाटे में है, आर्थिक उन्होंने पहलू को समझा नहीं, और उसमें करोड़ों रुपए का 500 से 600 करोड़ का हिसाब किताब है।
और वो जब आप देंगे, जब आप उनको भर्ती करेंगे तो वो अपने अलाउंस की बात करेंगे, उस समय से हमें किया जाए। तो ये कई चीज़ें मद्देनज़र कोई भी राजनेता यदि इस तरह की बात करता है तो उसको आर्थिक सलाहकार से पहले सलाह लेना चाहिए और फिर उसकी घोषणा करना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ बलवंत जी, ये सवाल वाकई इस समय मौजूद है कि कर्मचारियों की तनख्वाह तो सबकी कोरोना काल में भी मिली, जबकि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं हुआ था। फिर भी अगर कर्मचारी ये कहें कि नहीं साहब अभी उनको और तेज़ी से जो भी सुविधाएं थी केंद्र ने दे दी तो हमको भी दीजिए, तो क्या प्रदेश की आर्थिक स्थिति कहाँ से आपको लगती है कि अच्छी है? स्थिति प्रदेश की हमेशा, वो तो कहते रहे, खराब रही है। अभी पिछले महीने भी सरकार ने कर्ज भी लिया है। तो सरकार तो कर्ज में चलती है, इसमें कोई छिपी बात तो है ही नहीं है। लेकिन सरकार जो कलेक्शन करती है जीएसटी ग्रुप में, अन्य जो टैक्सेज हैं, सिर्फ सरकारी कर्मचारी या निगम मंडल के कर्मचारियों को ही दुखी क्यों किया जाता है? निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी जो उनकी सुविधाएं वाजिब हक हैं वो मिलना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में कई निजी संस्थाओं ने अपने स्टाफ में कटौती कर दी है। वो भी एक भयावह स्थिति है, उनकी सामने रोजी रोटी का संकट है। नहीं, पर आपको लगता है कि सरकार वर्तमान में रोजगार देने की दिशा में कुछ कर रही है या बस सब भाषण ही भाषण चल रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कोई स्थिति नज़र नहीं आ रही। लेकिन मैं निगम मंडल की बात करूं, तिवारी साहब, हाउसिंग बोर्ड में ही हमारा कभी 3,500 का स्टाफ होते थे, आज हम 1250 में काम चला रहे हैं, और वो भी उसमें भी आउटसोर्स संविदा। तो सरकार के काम भी तो जो है पलीता लग रहा है। सरकार को भर्ती की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, और जो कर्मचारियों पर भर्ती तो बंद ही कर दी है, क्योंकि आईएएस अफसरों ने ज्ञान दे दिया है कि साहब रखना कोई मतलब ही नहीं। सबसे बड़ी दुखद स्थिति जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके कोई साधन नहीं रुक रहे, उनके प्रमोशन नहीं रुक रहे। उनको यदि सीनियर पे स्केल लेना है, चीफ सेक्रेटरी का पीएस का पे स्केल लेना है, बराबर मिल रहा है, उसमें सरकार को कोई घाटा नहीं है। नहीं, पर यहाँ बलवंत जी एक बात और भी आ रही है ना सामने, के कर्मचारी खुद भी तो अपनी संस्था को नहीं चलाना चाहते ना। होता ये है कि अगर मान लीजिए हाउसिंग बोर्ड है तो उसमें एक आईएएस आईपीएस आगे टपक गया, बैठ गया अब आपके छाती पे, अब उसका तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, उसे तो रहना है, साल 6 महीने टाइम काटना है अपना, वो तो कुछ भी ऊट-पटांग निर्णय लेगा और निकल लेगा। बहुत बढ़िया आप लोग जो संस्था के कर्मचारी हैं, आप लोग ये मांग क्यों नहीं उठाते हैं कि साहब ये निगम मंडलों को जो चारागाह बना रखा है कुछ लोगों ने, ये बंद होना चाहिए, जो आपका मूल वहीं का अधिकारी है उसी को प्रमोट करवाइए आप। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया बात आपने उठाई है। तो कई मंचों पर, आपके चैनल पर भी मैं इस बात को पहले उठा चुका हूँ कि जिस विभाग के हम लोग हैं, ठीक है, एक आईएएस आयुक्त आप हमें दे दीजिए। क्यों दे दीजिए? मतलब वो उसमें कोई सींग लगे रहते हैं, प्रशासनिक स्पेशल क्या होता नहीं। देखिए, मैं प्रशासनिक की बात कर रहा हूँ कि जब भी जिसको कहें पदों के बंटवारे की बात आती है तो कर्मचारी संघ पीछे हो जाता है। जब नगर निगमों में सीधे सीधे जिसको कहें एसएएस के लोग आते थे, तब नगर निगम बेहतर चल रही थी। अभी और हालत ख़राब हो गई, क्योंकि क्या है, एक आईएएस आगे टपक जाता है, अब उसको चाहिए 5 गाड़ियाँ और अनाप शनाप सुविधाएं, तो वो पूरे जिसको कहें, और ऐसे ऐसे डिसीजन करता है जिससे कबाड़ा हो जाता है। जैसे आपने भोपाल का ही देखा कि 6 करोड़ का वो फव्वारा लगा दिया, वो बंद पड़ा हुआ है। क्यों बंद पड़ा हुआ? कि 5 करोड़ दे दिए, 1 नहीं दे पा रहा है, इसलिए बंद है वो। तो आप लोग ऐसी बात क्यों नहीं उठाते हैं कि जो आईएएस अपरिपक्व हैं, जिनको समझ ही नहीं है काम करने की, उनको ऐसे पदों पे निगम मंडलों में क्यों लाया जाए? निश्चित रूप से इस बात को मैंने हमेशा उठाया है कि जो नहीं, उठाने से नहीं, अगर आप मुख्यमंत्री जी से ये कहेंगे कि भाई अगर आपको हाउसिंग बोर्ड को फायदे में लाना है तो सबसे पहली शर्त है कि वहाँ से किसी आईएएस को हटाइए। उसमें हमने एक शर्त भी रखी थी। हाँ। बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पिछली बार जो बात हुई थी कि एक एमडी तो आपका रहेगा, हमने ठीक रहेगा, तो क्यों रहेगा? अब उनका जो भी तर्क हो। नहीं, आपका क्या तर्क है? मैं आपसे इसलिए जानना चाहता हूँ कि अब जनता क्या है, अजीज आ चुकी है। जनता इसलिए अजीज आ चुकी है कि भाई अंग्रेज तो चले गए और इन लोगों को छोड़ गए। निश्चित रूप से अब सवाल ये है कि आप भाई सेक्रेटरीट में बैठिए, बहुत ज़्यादा ज्ञानी आदमी हैं, आपको क्या ज़रूरत है निगम मंडलों में? आप मुझे एक निगम मंडल ऐसा बताएं जिसमें आईएएस बैठा हो और वो फायदे में आ गया हो। संभव नहीं है, वो अभी तक नहीं हुआ। हाउसिंग बोर्ड की मैं बात करता हूँ। हाउसिंग बोर्ड में हर बार, हर साल, हर 2 साल में एक नया आईएएस आ जाता है एमडी बन के, और वो आपकी
छाती पे भी मूंग जल रहा है और आप सारी सुविधाएं लेते हैं वो। हाँ, वो जो भी कर रहा है। हमने उस तो बात को कभी उठाया था। आपने ये चीज क्यों नहीं रखी मुख्यमंत्री जी के सामने, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सामने, कि साहब ये निगम मंडल बनाए काय के लिए थे और हो क्या गई है इनकी हालत? बिल्कुल, निगम मंडल सरकार के जो योजनाएं थी उनको नीचे तक ले जाने के लिए गठन था और लोगों को रोजगार देने का एक जरिया था। आज लेकिन क्या हो उसमें रहा उल्टा है? हो रहा है कि आईएएस और कुछ राजनेता हम्म, चेयरमैन बन जाते हैं, वो अपनी सुविधाएं भोगते हैं और चल देते हैं। वहीं हम्म, ब्यूरोक्रेट्स की बात है, हाउसिंग बोर्ड में तो बड़ी विषम स्थिति रही है। हम्म, हर 6 महीने साल भर में ये जो मुख्य समता अधिकारी, चीफ स्टेट ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, सारे पद, चीफ अकाउंट ऑफिसर, सारे पद एसएएस के हो गए। वो 6 महीने आते हैं, उनको हाउसिंग बोर्ड में कुछ दिखती नहीं मलाई, तो वो अपना चेंज करके चले जाते हैं। तब हमने कहा था क्या हाउसिंग बोर्ड को इन्होंने प्रयोगशाला समझ रखा है? जब आए कोई भी आदमी, ठीक बात। और कमिश्नर बहुत की बात अच्छी थी, बात आपने कमिश्नर कही, चाहते अविनाश 3 साल तक रहे, हाँ। कम से कम 3 साल रहे। नहीं, क्यों रहे 3 साल? कम से कम 10 साल रहे ना। हाँ, या 10 ऐसे साल आदमी रहे, को बहुत रखें बढ़िया। जिसका मतलब कोई इंटरेस्ट हो वहाँ विभाग के रहने प्रति में। इंटरेस्ट हो। भाई जो विभाग का रहेगा वो वहीं से रिटायर हो, जरूरत क्या है कि वो बहुत चिड़िया की तरह फुदक रहे हैं, कबूतर बहुत की तरह बढ़िया। फुदक रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से तिवारी साहब जी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है और मैं तो आपके इसको आप लोग कब उठाएंगे मुख्यमंत्री जी के सामने, प्रदेश अध्यक्ष के सामने, कि साहब ये व्यवस्था लागू होगी तब सुधार होगा? मैं निगम मंडल की जो हमारी बैठक होगी उस बात में, उसमें हमारे अध्यक्ष जो अजय श्रीवास्तव जी हैं और अजय अनिल वाजपेयी जी, उनके समक्ष इस वो मुद्दे को नहीं जरूर करेंगे रखूंगा। तो और करेंगे तो हम लोग करेंगे महामंत्री के अरे, नाते। मेरा मैं खुद कहना है आप अगर हाउसिंग बोर्ड चूंकि, से आते हाँ। हैं तो आप अपने ही बोर्ड के लिए पहल करें। नहीं, अपने वोट के लिए तो मैंने पहले भी की है और अब पुनः इस बात को हाँ। हम जोर से उठाएंगे। निश्चित रूप से आपको इसकी खबर भी मिलेगी। बहुत बढ़िया। यहाँ मैं अविनाश जी आपसे जानना चाहूँगा कि छोटे कर्मचारी हमेशा सैलरी को रोते रहते हैं कि साहब डीए नहीं मिला, प्रमोशन नहीं मिले, ये सारी चीज़ें। पर बड़े स्तर पर ऐसा नहीं होता है। आईएएस अफसरों को टाइम पर प्रमोशन भी मिलेगा, काम करें तो करें, नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या अनुभव है और वाकई व्यवस्था में सुधार कैसे आ सकता है? एक तो जो आपने बताया कि आउटसोर्स से बड़ा घपला हो रहा है। हम आपके कर्मचारी नेता से कहेंगे कि आप मध्य प्रदेश में जो आउटसोर्स हो रहा है उसमें आधे लोग काम करते हैं और आधे पैसे उसको दे दिए जाते हैं और उससे करोड़ों रुपए का नुकसान मध्य प्रदेश सरकार को हो रहा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताया ऑफ द रिकॉर्ड कि एक आईएएस के यहाँ एक खानसामा जिसकी जो तनख्वाह है 15,000 है, वो सवेरे ब्रेकफास्ट करने जाता है, मतलब बनाने जाता है, 15,000 वाला लंच बनाता है और 15,000 वाला डिनर बनाता है। अब आप बताइए 45,000 रुपये एक आदमी पे खर्च हो रहे हैं, है ना। और आप ये देखिए किसी को ये मालूम ही नहीं है कि आउटसोर्स बस ले लिया, एक टेंडर दिया, टेंडर से उससे बात कर ली क्या है क्या नहीं है। और यदि हिसाब लगाया जाएगा तो जो कर्मचारियों का रोना है सरकार के पास कि साहब हम पैसे नहीं दे पा रहे, तो वो देखेंगे कि नहीं देने के 4 गुने पैसे आप आउटसोर्स वालों को दे चुके हैं। और इससे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो सरकारी आदमी है कारपोरेशन में, वो तो बेचारा डेडिकेटेड है, उसको तो 100 रुपये बढ़ जाएं तो वो उसमें उम्मीद में लगा है। और जो आपके साथ आउटसोर्स है उसको ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, उससे कम, और वो आधे आधे करके आपस में डेवलपमेंट हो जाता है। उसमें आईएएस अफसरों का तर्क ये है कि ये जो रहते हैं आउटसोर्स वाले, ये काम अच्छा करते हैं और चाहे जब इनको निकाल दो कोई विरोध नहीं होता। नहीं, वो आपका कहना ठीक है, खेल उन्हीं का है। और इसी वजह से हाउसिंग बोर्ड का मैं आपको एक किस्सा बता दूं, इनको मालूम होगा कि कई ऐसी सरकारी जमीन जो सरकार देती है अभी तक हाउसिंग बोर्ड ने उसके पैसे जमा नहीं किए, है ना। और सरकार और कोई भी इनका प्रोजेक्ट, 1-2 प्रोजेक्ट को छोड़ दे, यदि 5 साल के प्रोजेक्ट में प्राइवेट आदमी कंप्लीट करता है तो इनको 12 से 15 साल लग जाती है। तो उसकी जो कीमत 50 लाख में आपने फ्लैट बेचा, उसकी कीमत 90 लाख हो जाती है ना। तो कैसे होगा जब तक कि टाइम पीरियड वर्किंग नहीं हुई। एक पहला प्रोजेक्ट था प्लेटिनम प्लाजा का, जिसमें इन्होंने एक एजेंसी रखी टाइम मैनेजमेंट के लिए, और वही एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें प्रॉफिट हुआ, हाउसिंग बोर्ड को समय से मतलब पोजीशन दिया गया, और आज देखिए वहाँ पे जो रोड बन गई है उसकी सबसे अच्छी स्थिति आज प्लेटिनम प्लाजा की। बिल्कुल। मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा बलवंत जी कि चूँकि संस्था आपकी है, आपके लोग हैं, आप कर्मचारी जो जगत है, जो आपके जो कर्मचारी हैं उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो सरकार से ये क्यों नहीं कहते हैं कि साहब बेवजह के निगम मंडल जो हैं वो बंद कर दें, जो काम के हैं उनको रखें।
अब अभी आप देखिए कि स्वास्थ्य विभाग में ही 100 तरीके की चीज़ें खुल गई। फिर लगे साहब ये फलाना ब्यूरो, ये ढिकानी बोलो, ये NHM, ये पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग ये बात क्यों नहीं उठाते हैं? क्या मंत्री अक्षम हैं? क्या संबंधित प्रमुख सचिव अक्षम हैं? क्या सचिव अक्षम है? क्या आयुक्त अक्षम है? कि उसके बाद फिर एक आपने बनाया एक कॉरपोरेशन या कमीशन जो भी है, और वहाँ एक MD बना दिया। अब वो लगा हुआ है अपने टेंडर करने में धड़ाधड़ और कमा रहा है। तो भाई साहब बिल्कुल सही बात बोली। और अविनाश जी जो बात कही है कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स का ही इंटरेस्ट रहता है। नहीं तो कर्मचारी यहाँ का मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी नेता हैं, आप देखिए पहले देवी प्रसाद शर्मा हो, नारायण प्रसाद शर्मा हो, इन्होंने एक नज़ीर बनाई थी। इन्होंने कर्मचारियों की जो जायज़ मांगे थी उनको सरकार तक न केवल पहुँचाया बल्कि उठाया। ठीक है, आपने भी उसमें चलिए बहुत अच्छी भूमिका अदा की। पर अब बात ये उठती है कि अगर कहीं गलत काम हो रहा है तो आप रोकें उसको। निश्चित रूप से कर्मचारी संघों में भी बहुत ज़्यादा बेमनस्ता हो गई और कर्मचारी संघ कहीं ना कहीं कमज़ोर हुए हैं। हम सरकार की बात छोड़ दें, देवी प्रसाद शर्मा जी या सत्यनारायण तिवारी जी वो सरकारी स्तर शासकीय कर्मचारी संघ के लोग थे, लेकिन निगम मंडलों में भी हमारी जो संघ है वो कहीं ना कहीं इसमें पीछे रह गए। और तो अगर देखिए आप मान लीजिए एक संस्था के हैं तो आप उस संस्था का ही ध्यान रखिए कि भाई आपको हाउसिंग बोर्ड को नंबर 1 पे लाना है, तो वो नंबर 1 कब आएगा? जब वहाँ के कर्मचारी अधिकारी आगे प्रमोशन पाएंगे, वो ये सोच के काम करेंगे कि हमको प्रॉफिट में लाना है। ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। निश्चित रूप से जो आपने कहा कि विभाग का ही प्रमुख बन जाए, यदि विभाग का प्रमुख बनेगा तो उसमें भी एक ड्रॉबैक है कि वो आपस में मिले रहते हैं। इसलिए एक MD जो मैंने देखिए ये अंग्रेजों वाली नीति आप क्यों मानते हैं कि फूट डालो और राज करो? मैं ये कह रहा हूँ ये सिर्फ इसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में है क्या? बाकी आपने देखे होंगे, अमूल एक उदाहरण है। अमूल के जब चीफ मध्य प्रदेश के दौरे पर आए आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले, तो उन्होंने तो कह दिया था साफ तौर पर कि भाई जो वर्गीस थे उन्होंने कहा कि अमूल इसलिए प्रॉफिट में है कि वहाँ कोई IAS नहीं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर ठीक है सारे IAS नहीं होते, कुछ काम करने वाले भी होते, जैसे अभी राघव चंद्रा जी का उदाहरण आप ले सकते हैं कि हाउसिंग बोर्ड में उन्होंने प्लेटिनम प्लाजा और उसकी अगर समय सीमा तय की तो रिवेरा टाउन और प्लेटिनम प्लाजा बन के तैयार हुए, दिख रहे हैं और उससे प्रॉफिट भी हुआ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसी कार्य क्षमता के लोग नहीं हैं, अधिकांश तो ये हैं कि आए पहले दिन से ही कमाने में लग गए, तो ऐसे लोगों को क्यों रखा जाए निगम मंडल में? उनकी जिम्मेदारी आप क्यों नहीं तय कराते? इसमें सरकार, हमारे माननीय मंत्री जी को भी संज्ञान लेना चाहिए। जो कर्मचारी संघ का या कर्मचारी नेताओं के एक सीमित दायरे हैं, वो अपनी मांग सरकार के सामने रख सकते हैं, तो रख सकते हैं। आप आंदोलन करिए कि भाई अभी ये बंद हो जाए, उससे अच्छा ये है कि ये चलता रहे। आपके सामने उदाहरण है कि मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम क्यों बंद हुआ कि वहाँ एक IAS बैठा, जैसे ही बैठा और उसने सत्यानाश किया, पूरा बिक गया वो। अब ऐसे कई हैं निगम मंडल में, तो आपको तिलहन संघ बता दूं जिसमें बहुत सारे हैं, वो बनाते ही इसीलिए हैं कि बैठो कमाओ खाओ और निकल लो। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, न कर्मचारी में है न संगठन में है। राज परिवहन निगम की जहाँ बात करी आपने, उसमें नेताओं का रोल ज़्यादा रहा है। भाई नेताओं का रहा है तो देखिए जब तक जमीन बेच दी। मैं यही कह रहा हूँ कि 90 के पहले तक अच्छा भला प्रॉफिट में चल रहा था, एकदम बैठ गया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अब ऐसा क्यों? आज 232 कर्मचारी करीब अभी राज परिवहन निगम में है। राज परिवहन निगम बंद नहीं हुआ अभी, तो खैर, और चौथा वेतनमान मिल रहा है बेचारों। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए अगर वो अब चल भी रहा है तो उसका कोई औचित्य नहीं है। आप भी समझ रहे हैं 234 को भी क्यों रखा है? उनको और दूसरे निगम मंडलों में मर्ज करके और उनको लाभ दें और दूसरा वो लोग काम करें। आपको नहीं लगता कि कई कर्मचारी भी इसमें आलसीपन कर रहे हैं, काम चोरी करते हैं? काम चोरी तो कहीं ना कहीं होती है, इसमें कोई मुझे स्वीकारने में हर्ज नहीं है। राज परिवहन निगम में हमने पिछली बार एक आंदोलन किया था। गोविंद सिंह जी उस समय उस सरकार में भी मंत्री थे, परिवहन मंत्री थे। इनके बंगले में हमने धरना दिया था। वहाँ के अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा जी और सब कर्मचारियों लोग हम लोग गए थे। उसमें हमारे करीब 60-70 कर्मचारियों को उन्होंने राज परिवहन निगम के दूसरे विभागों में एडजस्ट किया है, लेकिन शेष फिर बच गए। तो वो राज परिवहन निगम न बंद हो पा रहा है और न वो कर्मचारियों को सुविधाएं मिल पा रही। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे जो MD वो हमारे विभाग के जो मंत्री हैं उनको इसमें अब सक्रियता लाना चाहिए
और आईएएस का तो हमेशा जलवा रहा है, वो उनका जलवा कायम रहे। नहीं, सवाल देखिए जलवे का नहीं है, अंग्रेज मर गए चले गए तो अब उसके बाद बनियान रखने का कोई मतलब है कि उनकी बनियान टंगी हुई है? भाई बिल्कुल जो हो रहा है उनने ये साफ तौर पर ये कहा है, व्यवस्था जो ठीक है उसमें फूट डालो और राज करो, वो तो ये चाहते थे। आप ये चाहते हैं क्या? और नहीं चाहते हैं तो आप निचले स्तर तक, मैं देख रहा हूँ जिला पंचायत स्तर तक बिठा दिया और वो काम हो नहीं रहे हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई काम का तरीका नहीं है, क्या है? निश्चित रूप से तिवारी साहब, मैं आपके चैनल न्यूज ऑब्जर्वर का धन्यवाद करूंगा कि आपने दमदारी से एक बात कर्मचारियों के हित की उठाई है। वो जो अंग्रेजों की नीति है, कहीं ना कहीं सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, आईएएसओं को जरूरत से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आज हमारी योजनाएं या किसानों की योजनाएं, व्यापारी योजनाएं, हम आईएएस जो बनाते हैं और उनको अपने हित से मतलब रहता है, उनको नीचे तक उससे क्या हो रहा है, और वो उनके पास ऐसे आंकड़े रहते हैं कि वो नेताओं को भी बरगला देते हैं। इसमें हमारे माननीय नेताओं को, चूंकि जनप्रतिनिधि वो होते हैं, जनता उनको चुनती है, तो नेताओं को और ज़्यादा ईमानदारी से और सक्रियता से इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि कर्मचारी और जो हमारा नीचे इसका वर्ग है जो सरकारें चुनता है, कहीं वो दुखी ना हो जाए। चलिए, अच्छी बात है। अविनाश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हर कर्मचारी अधिकारी की एक पोस्टिंग होती है, उसका सीआर लिखी जाती है। आईएएस अफसरों के साथ ये है कि उनकी सीआर मंत्री लिखता नहीं है, आजकल सीधे मुख्यमंत्री लिखते हैं। मुख्यमंत्री जी को टाइम नहीं है, आप देख ही रहे हैं सारी स्थिति। घटिया से घटिया आईएएस हो तो भी पता चलेगा उसको टाइमली प्रमोशन मिल रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हर अधिकारी की, हर विभाग अध्यक्ष की ये जिम्मेदारी है कि उसका विभाग प्रोग्रेस करे, तो क्या इनकी जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? क्या इनसे हर साल 2 साल रिपोर्ट नहीं पूछी जानी चाहिए कि ये घाटे में क्यों चल रहा है, और चल रहा है तो आपकी क्या उपयोगिता है यहाँ? हाँ, आपने बहुत अच्छी बात की। जब निगम मंडल बने थे तो उसका एक कारण था, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं आपको, कि चर्म विकास निगम बना था। उसमें ये था कि जूते बनाए जाते थे और पुलिस को सप्लाई किया जाते थे, और उससे 2 पैसे जब आते थे उसके बीच का, तो कुछ कर्मचारियों को नौकरी मिल गई और एक कारपोरेशन चलता था। अभी जो आपने कहा, एक टारगेट से कारपेट स्टाइल में इन लोगों की एक ट्रेनिंग होना चाहिए दूसरे जगह, कि भाई आपने 1 साल में जो आपका मैप है वो बताइए कि आपने इतना इतना इन्वेस्टमेंट किया, इसका प्रॉफिट कैसे आएगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि जब 5 साल सरकार रहती है, अभी सरकार चेंज हुई, अब चेंज हुई तो ये इसमें क्या हो गया कि 6 महीने 1 साल तक तो भैया को परेशानी रहती है कि वो देखने में टाइम लगता है। इसमें जो डिपार्टमेंट का प्रमुख है उसकी ये दायित्व है कि अपने अंडर में जो कारपोरेशन है उसका एक बाकायदा कैलेंडर तैयार करे कि भाई जी मैंने पैसा लगाया था, इस पैसे से जी प्रॉफिट आया। ये आपका कहना बिल्कुल सही है। अब बात उठती है कि इसको एग्जीक्यूट कौन कराएगा? मुख्यमंत्री जी के पास समय है नहीं है, संगठन देखेगा नहीं, तो कैसे काम चलेगा? इसमें किसकी क्या जिम्मेदारी? कर्मचारी नेताओं की क्या है, बीजेपी संगठन की क्या है, और मुख्यमंत्री जी की? इसमें आपका कहना बहुत सही है। इन तीनों का जो जिनका आप कह रहे हैं उनका कोई वो लेना देना नहीं है। कर्मचारी नेता या कर्मचारी यदि हाथ मिला ले तो ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो उनका कारपोरेशन प्रॉफिट में ना आए। जैसे मैं आपको बताऊं कि 90 के दशक में जो आपने अभी बताया, परिवहन में अपन इंडिया में तीसरे नंबर पे थे। पहला था केरला, दूसरा था राजस्थान, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश था। आज उसकी स्थिति कहीं नहीं है। देखिए केरला में चल रही है, राजस्थान में अभी भी उनकी उच्च योग्यता में चल रही है परिवहन निगम की, मतलब वहाँ पे रिजर्वेशन होता है, कायदे से सब वर्किंग होता है, और परिवहन को निपटाने में भी कर्मचारी का ही हाथ ज़्यादा है, आदमी का कम है। क्योंकि नहीं, पर अगर कोई ऐसा अफसर बैठ जाएगा जो उस विभाग का नहीं है, वो तो चाहेगा कि बंद हो जाए, मेरे को क्या करना, मैं तो आईएएस हूँ, मुझे आने दो बस, मैं तो सेफ हूँ, आई एम सेफ, और बाकी सब जाए उहाड़ में, वो तो करके और निकल लिया। नहीं, देखिए सवाल ये है कि अगर इस बात को संगठन या सत्ता या ये कर्मचारी नेता नहीं उठाएंगे तो क्या विषय हल हो पाएगा? क्या नहीं होगा। आपका कहना बिल्कुल सही है। इसमें सजग होना चाहिए कर्मचारी को भी और दूसरा संगठन को भी, कि इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि कोई भी नया आदमी जब डिप्यूट होता है तो उसको 6 महीने में उसके इन आउट समझ में आते हैं, और 6 महीने में जब समझता है तो 1 साल के बाद उसका ट्रांसफर आ जाता है, फिर वो दूसरा आदमी आता है, फिर वो 6 महीने पढ़, इस तरह से बंटाढार हो रहा है इस पूरे कारपोरेशन। यहाँ बलवंत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो ट्रांसफ़र की पॉलिसी है वो और भी खतरनाक है कि हर विभाग में मैंने देखा, जहाँ भी विभागाध्यक्ष साल 2 साल में, तो वो ऐसे छोड़िए, अब तो 6-6 महीने में बदल रहे हैं।
अभी ये सरकार आई तो इनने कर दिए 3,500 ट्रांसफ़र। उससे पहले कमलनाथ की थी तो वो 2 दलाल बैठे हुए थे, प्रवीण कक्कड़ और मेघलानी, उनने कर दिया था जम के 5,000 ट्रांसफ़र कर दिए थे। जिनके यहाँ CBDT ने छापा मारा, जिनके यहाँ इनकम टैक्स ने छापा मारा। कर्मचारी संगठन क्यों नहीं उठाते हैं ये बात कि भाई ये दलाल प्रथा बंद करो और ये ट्रांसफ़र बंद करके आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करिए ना कि 4 साल से पहले, 5 साल से पहले ट्रांसफ़र नहीं होगा। निश्चित रूप से तिवारी साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात उठाई। हमने कर्मचारी संघों ने अभी वो कहते हैं अपने एक दायरे होते हैं, उन्होंने वो बात को उठाई है। नहीं देखिए, मेरा कहना है अगर कोई काम नहीं कर रहा तो उसको पनिश करिए ना, बजाय ट्रांसफ़र करने। मैं भाई ये कहना चाहिए सरकार को लाइव अपनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना चाहिए। और जैसे कारपोरेट जगत में एक टारगेट दिया जाता है, निजी कंपनियों में काम करते हैं AMR देखें, उनको टारगेट दे दिया जाता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये टारगेट निचले स्तर तक आ जाए कि आज अतिथि शिक्षक कह रहे हैं कि हमको रख लो नौकरी में, आप रखवाइए उनको, साथ में टारगेट फिक्स कर दीजिए कि भैया ये 5वीं तक का स्कूल है, ये आपको सौंपा जा रहा है। अगर आप के बच्चे फेल होंगे, 90% पास होना चाहिए, अगर इससे कम आता है रिजल्ट तो हम आपको बाहर कर देंगे। बिल्कुल ये होना चाहिए, लेकिन उसमें भी एक विसंगति अब आ गई। 8वीं तक एग्जाम नहीं होगा, 10वीं तक एग्जाम नहीं होगा, शुरू हो रही है। तो हाँ, वो होना चाहिए। पर मैं यही कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए वो बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं परफॉर्म, तो यहाँ शिक्षक की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल है, लेकिन जब वो आप कह रहे हैं ना, जब जिम्मेदारी फिक्स करें स्कूलों में तो और स्थिति खराब है। नहीं तो क्यों खराब है? ये कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते कि जब उनको कोरोना काल तक में घर बैठे तनख्वाह मिली, आप बताइए कि स्कूल कॉलेज बंद थे और सारे जितने शिक्षक थे, जितने प्रोफेसर थे, सब घर बैठ के तनख्वाह ले रहे थे ना। बिल्कुल, मैंने ये बात तो उनकी आप जिम्मेदारी भी फिक्स करिए कि भैया पढ़ाना भी तुम्हारा काम है ना। हमारा सौभाग्य तक हमको सब सरकारी नौकरी थी, हमको तनख्वाह मिली। उन गरीबों की स्थिति देखें, जब कई मंचों से मैंने कहा है हमारे कर्मचारी मंचों पे, इसके बाद भी यदि कर्मचारी लापरवाही करता है तो उसकी तो गलती है ही है, लेकिन उसमें पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर चपरासी से लेके आप चीफ सेक्रेटरी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे तो रिजल्ट आएंगे ना। कर्मचारी संगठन कभी ये बात उठाते ही नजर नहीं आते। नहीं उठाते तो हैं, लेकिन उसमें वही मैंने आपको कहना था, जब हिस्से बटे हों, सबके हिस्से बटे हों, हमको भले ही बटे हों, पर आप जैसे नेता अगर हैं जो सही बात को लेकर लड़ रहे हैं, और भी कुछ नेता हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार ये तय कर दे कि नहीं साहब, हम तनख्वाह ले रहे हैं, इतने घंटे काम करेंगे ही करेंगे, कि 9 घंटे से कम कोई काम नहीं करेगा। तिवारी साहब, कोरोना काल में हमने ये कहा था, और मैंने तो हाउसिंग बोर्ड में तो हमारा इतिहास रहा है कि यदि TV खरीदने के एक आदेश हुए थे अधिकारियों के चैम्बर में, वो 50-50 इंच के TV, हमने उसका विरोध किया, हमने नहीं आने दिए। अब जब हमारा पूरा सेंट्रल AC ऑफिस था, अब अधिकारियों के चैम्बर में AC लग रहे थे, हमने उसको विरोध किया। तो निगम मंडल में हाउसिंग बोर्ड एक इतिहास है। अभी मैंने एक मुद्दा उठाया था, अयोध्या नगर में हमारी जमीन जब बिकी अयोध्या एक्सटेंशन में 60 करोड़ रुपए हमारा सेफ बचा है, क्योंकि सरकार ने जमीन दी थी और सस्ते रेट पे हमको मिली थी। अब आज हम दूसरा प्रोजेक्ट लाना चाह रहे हैं 27 एकड़ में सुरंग परिसर। जब उसके लिए बजट मांगा गया तो वो जब 60 करोड़ आपके पास रखा है तो 35 करोड़ शायद खर्च आ रहा है, वो देने को तैयार नहीं है मुख्यालय। तो आखिर वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है ना, कि वो अधिकारियों पे खर्च हो रहा है। नहीं, आप बोलते क्यों नहीं है कि भाई एक अधिकारी को 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक की गाड़ी दे दो, 30-30 लाख की गाड़ी लेके घूम रहे हैं, इसमें कोई स्पेशल आउटपुट निकल रहा है क्या? मैं बड़े गर्व से कहूँगा, पूर्व हमारे मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी जब मंत्री बने थे, वो एक गाड़ी उठाना चाह रहे थे, हमें कहीं से खबर मिल गई, जबकि वो नोटिस नहीं आई थी। कर्मचारी संघ ने विरोध किया और विश्वास सारंग जी ने उस बात को समझा भी, और उन्होंने हमारी, चूँकि वो हमारे मुख्य संरक्षक हैं, विजयवर्गीय साहब से बात कराई और विजयवर्गीय जी ने हमारी बात को माना, उन्होंने गाड़ी नहीं उठाई। तो ऐसे उदाहरण भी कुछ मंत्रियों ने दिखाए हैं। नहीं चलिए, उनने तो दिखाए, पर अधिकारी तो नहीं दिखा रहे ना। अधिकारी अब बात ये निकल कर आती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की। आप पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ाए, जनता तो मरी जा रही है महंगाई के कारण। उनका पैसा जो है टैक्स में, आप बताइए 39 रुपये एक लीटर पेट्रोल पर जो है सरकार ले रही है मध्य प्रदेश की टैक्स के रूप में, ठीक है। और इसके अलावा अभी उन्होंने कहा अभी बिजली महंगी की, अब फिर महंगी करेंगे हम। भाई क्यों आप ऐसी चीज़ों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं जो जनता को त्रस्त कर रही हैं और उसका फ़ायदा जनता को मिल ही नहीं रहा है, और आपके यहाँ किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हो रही। तो सरकार की इसमें कमी तो है, सरकार कोई सी भी हो, उन्होंने अपने ढर्रे चला रखे हैं और अपने फायदा पहले देखते हैं। चलिए, अंतिम सवाल यहाँ अविनाश जी आपसे, क्या वाकई सरकार जनहित में काम करती है या फिर
सत्ता में बैठते ही जो नेता हैं वो इतने मदमस्त हो जाते हैं या अफसरों के मायाजाल, खास तौर पर कुछ आईएएस अफसरों के मायाजाल में आ जाते हैं कि अपन तो कमाओ खाओ और निकल लो, भाड़ में जाए जनता। इसमें क्या है, एक मध्य प्रदेश में एक आईएएस का एक रैकेट है, वो रैकेट काम करता है। जब कोई सरकार चेंज होती है तो उसी रैकेट के अनुसार सब ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी होती है। और मैं निवेदन करूंगा हमारे नेताजी से कि आप ये देखिए कि हाउसिंग बोर्ड में, कॉरपोरेशन में एक बार आप लोग सब संगठित होके और ये प्रण कर लें कि हमको इसको प्रॉफिट में लाना है, और एक बार आप एक मिसाल करिए कि इसको एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह अपन ले और इसको प्रॉफिट में लाएं। और तो लेंगे तो तब ना जब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो। अब बात तो वहीं आके अटक जाती है, ये कर भी लेंगे मेहनत, तो वो बैठा है वो एमडी, वो क्या कर, नहीं करना ही नहीं है मुझे, तो फिर क्या कर लेंगे? हाँ, वो ऊपर से नहीं, फिर जब ये भाई नीचे से ये करेंगे। तो सीएम की और संगठन की जिम्मेदारी है कि भाई वो ये देखे कि ये जितने 48-50 निगम मंडल हैं इन सब की समीक्षा कर लें, और समीक्षा करने के बाद ये तय करें कि भाई कोई भी व्यक्ति यहाँ 10 साल से पहले नहीं बदला जाएगा, और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दें कि इतना इससे प्रॉफिट चाहिए हमको, और नहीं तो वो उनसे पूछ लो कि कितना प्रॉफिट दें, और नहीं काम करेगा जो उसे बाहर कर दीजिए फिर आप। हाँ, फिक्स होना चाहिए आदमी की, वो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। मगर संगठन और सीएम और कर्मचारी नेता तीनों के मतलब कोऑर्डिनेशन होगा, तब ये मामला आएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था, और बात कर्मचारियों के हितों की भी है, सुशासन की भी है, और नेताओं की जनता के प्रति ईमानदारी की भी है। यहाँ उन सबको अपने अपने स्तर पर सोचना होगा कि रोजगार के साधन कैसे बढ़ें, और जिसको रोजगार मिले वो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा है या नहीं। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें नजर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सच खबर।